करो। अभी हुआ क्या लाइव? अच्छा, हेलो। चलो, हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते भाई। चलेगा दोस्तों, हम क्यूबॉइड खत्म करके आज सिलेंडर शुरू करेंगे, ठीक है ना? चलो, सवाल नंबर 48। कल मैंने आपको समझाया था, पानी गिरने वाला सवाल समझाया था, ठीक है ना? बेसिक मैंने आपको बताया था बहुत धीरे धीरे। मैंने पहले बोल दिया, जो 8 साइड वाले बालक हैं जिन्होंने कभी गणित नहीं पढ़ा उन्हें मुश्किल होगी, ठीक है ना? मुश्किलों को झेलते रहें, पढ़ते रहें। देखिए, एक टैंक है 200 बाई 150 मीटर, 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा। इस टैंक में 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर के एक आयताकार पाइप के माध्यम से पानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहता है। कितने समय में, समय आपको बताना है मिनट में, पानी 3 मीटर तक ऊपर उठेगा? कितने समय में पानी 3 मीटर ऊपर उठ जाएगा? ठीक है भाई। तो पाइप से जितना पानी निकलेगा और टैंक में जितना पानी जाएगा वो बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया हमने मान लिया कि समय आपको लगेगा टी आवर, समय आपको टी आवर्स लगेगा, ठीक है बच्चे? तो ये आपके पास एक टैंक है, टैंक 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा है। इस टैंक में पानी कितनी ऊंचाई तक उठाना है? 3 मीटर तक ऊपर उठाना है। तो ये टैंक में पानी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? लंबाई 200 मीटर है, गुणा 150 गुणा 3। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही होना चाहिए। सब कुछ मीटर में दिया है, मीटर में। अब ये जो पानी है, इतने मीटर क्यूब पानी टैंक में भरना है। ये पानी भरेंगे हम आयताकार पाइप से। साफ साफ लिखा है, पाइप कैसा है? आयताकार। देखिए साफ साफ लिखा है। उस आयताकार पाइप का मुंह दिया है 1.5/1.2 मीटर, और पाइप में पानी बह रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पे आवर दिया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? मैंने मान लिया कि पूरा टैंक 3 घंटे में भरेगा। तो भाई ये पाइप है, ये जो पाइप है मेरे दोस्तों, इसका जो मुंह है वो कितना है? 1.5 इंटू 1.2 मीटर है। क्लियर है? मुंह का एरिया। आप मुझे बताओ, 1 घंटे में कितना पानी निकलता है पाइप से? 1 घंटे में निकलता है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर का मतलब होता है 15,000 मीटर। सब कुछ मीटर में लिखेंगे तो 1 घंटे में 15,000 मीटर, इतना पानी पाइप से निकलता है 1 घंटे में। ये उस पानी का वॉल्यूम है जो 1 घंटे में निकलता है मेरे प्यारे भाई, 1 घंटे में। माना पूरा टैंक भरने में इस पाइप को टी घंटे लगे। 1 घंटे में 15 किलोमीटर, 15,000 मीटर पानी निकलता है पाइप से। पूरा टैंक भरने में टी घंटे लगा, तो टी घंटे में पाइप से कितना पानी निकलेगा? अगर 1 घंटे में पाइप से इतना पानी निकल रहा है तो टी घंटे में कितना निकलेगा? मल्टीप्लाई बाई टी। तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। टी घंटे में पाइप से इतना पानी निकला, बराबर टैंक में इतना पानी बढ़ा, तो बराबर कर दिया हमने वॉल्यूम को। सर पानी की हाइट टैंक की हाइट कैसे हो गया? अरे रमन, पानी की हाइट मतलब हमने ये लिया कि पानी किस हाइट तक चढ़ाना है। जितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा उतनी ही वॉल्यूम आपको लेना है। टैंक का वॉल्यूम नहीं लेना, टैंक में भरे पानी का वॉल्यूम लेना है। बराबर होना चाहिए भाई। भाई 1 घंटे में पाइप से इतना पानी निकलेगा, 1.5 इंटू 1.2 आएगा, सॉरी 1.2, और 1 घंटे में 15,000 मीटर, ठीक है? टी घंटे में कितना भरेगा? मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल होना चाहिए। अब देखिए 2 दशमलव है, 2 दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा, 150 से 150 कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है भाई? अब मेरे प्यारे भाई यहां से टी बराबर क्या आ जाएगा? 200 तिया 600, 600 बटे 15 गुणा 12, 180, 180 बटे में आएगा, जीरो से जीरो। अब 6 से काटेंगे, 6 दो शाम 60, 6 तिया 18, 10/3 घंटे। यानी कि पूरा टैंक भरने में 10/3 घंटे लगेगा। ये आ गया। लेकिन आंसर जो पूछा है, ये आंसर आया आवर में, है ना? आवर में आंसर आया है। आंसर पूछा है मिनट में, तो आवर को मिनट में करना है, ठीक है? आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। 1 घंटे में 60 मिनट होते तो मल्टीप्लाई बाई 60, 60 मिनट लेंगे।
तो भाई 3 से 60 कितनी बार होगा जी? 20 बार चला जाएगा, यानी कि 10 इंटू 20 200 मिनट। तो टैंक को भरने में 200 मिनट लगा और यही सवाल का आंसर हो जाएगा जी। चलेगा, चौथा ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 180 कैसे आया? देख 15 गुणा 12 180 होता है। कम से कम अपनी खोपड़ी खुद भी इस्तेमाल कर लिया करो, हर स्टेप नहीं लिखा जाता कैलकुलेशन में। 12 नहीं अरियंत 1.2 ही है, ठीक है जी। 200 आ गया सही बच्चों का। बिल्कुल ऐसे ही सवाल नंबर है आपके सामने, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है 49, खुद से ट्राई करना। बिल्कुल ऐसा ही सवाल नंबर 49 है, डाटा चेंजेस को खुद से ट्राई करना आप लोग, ठीक है जी। आगे चलेंगे। अब सवाल नंबर है आपके सामने 50। एक एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं। सवाल नंबर 50 और 51, दो सवाल हैं, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। मैं आपको 51 नंबर सवाल बताऊंगा। 51 50 इजी है, आसान डाटा का खुद से करेंगे। मैं आपको 51 नंबर सवाल बताऊंगा, बनाइए। चलिए, एक क्यूबॉइड के तीन सतहों के विकर्ण 13 रूट 281 और 20 यूनिट है। तो आपसे पूछा है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करें, क्यूबॉइड का घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें। द डायगोनल ऑफ 3 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 13 अंडर रूट 281 एंड 20 यूनिट। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सवाल बहुत आसान है लेकिन इसको समझाना बहुत मुश्किल है आप जैसे बालकों को। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के तीन सतहों के विकर्ण की लंबाई दी है। क्यूबॉइड के 3 फेसेस के डायगोनल की लंबाई दी है 13 अंडर रूट 281 और 20। 13 अंडर रूट 281 और 20। तो आपसे पूछा है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्यूबॉइड की तीनों एज, लंबाई चौड़ाई हाइट पता करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। चलेगा, ध्यान सुनिएगा। जैसे भाई मैं आपके सामने क्यूबॉइड बनाता हूं, थोड़ा लॉजिकली सोचो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा लॉजिकली सोचो। लॉजिकली कैसे सोचोगे आप? लॉजिक के लिए तो बुद्धि चाहिए, वो तो दी नहीं भगवान ने। कैसे सोचे बालक? भाई क्यूबॉइड में 3 एडजेसेंट फेस होते हैं। भाई क्यूबॉइड के 3 फेसेस जो होते हैं, तीनों के डायगोनल की लंबाई दी है। आप कहोगे सर क्यूबॉइड में तो 6 फेस होते हैं, ये 3 डायगोनल की लंबाई क्यों दे रहा है? तीनों डायगोनल अलग अलग लंबाई के दिख रहे हैं। हर चीज लिखी नहीं जाती सवाल में, हर चीज सवाल में लिखी नहीं जाती। सवाल का मतलब खुद ढूंढना पड़ता है। क्यूबॉइड का कोई भी कोना पकड़ लो, क्यूबॉइड का कोई भी कोना, हर कोने पर 3 एडजेसेंट फेस मिलते हैं। हर कोने पर 3 एडजेसेंट फेस मिलते हैं, तीनों अलग अलग रेक्टेंगल होते हैं। उन तीनों रेक्टेंगल के डायगोनल हैं ये। भाई अगर मैं मानता हूं क्यूबॉइड की लंबाई ये एल है, क्यूबॉइड की चौड़ाई है बी है, क्यूबॉइड की हाइट है एच, कोई भी कोना पकड़ लो। जैसे मैंने कोना पकड़ लिया, इस कोने पर 3 रेक्टेंगल मिल रहे हैं। एक रेक्टेंगल नीचे वाला जिसकी लंबाई चौड़ाई है एल बी, जिसकी साइड है एल बी। एक रेक्टेंगल ये बाजू वाला जिसकी साइड है बी और एच, बी एच। एक रेक्टेंगल मेरे दोस्तों सामने से फ्रंट वाला जिसकी साइड है एल और एच। तो इन तीनों रेक्टेंगल के डायगोनल की लंबाई ये दी हुई है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। आपको पता होना चाहिए कि किसी रेक्टेंगल, अगर कोई आपके पास आयत है, आयत की लंबाई ए है, उसकी चौड़ाई बी है, तो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आयत का विकर्ण, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीनों एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल की लंबाई दी है। तीनों डायगोनल अलग अलग है, यानी कि तीनों अलग अलग रेक्टेंगुलर फेसेस के डायगोनल होंगे। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो 13 है भाई, ये क्या होगा मेरे दोस्तों? ये सपोज इस वाले डायगोनल, इस वाले रेक्टेंगुलर फेस का डायगोनल है 13, तो 13 होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट 281 क्या होगा? रूट 281 होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आओ तो ये मान लेना भगवान ने हमें दिमाग नहीं दिया, नहीं आएगा समझ में, छोड़ के आगे बढ़ जाना। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
ये तीनों एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल हैं। तो यहां आपके सामने तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करने का हमको एलबीएच निकालना है। इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके, अब इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकालेंगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, सॉल्व करके बताऊंगा नहीं। इन तीनों का स्क्वायर करो, इन तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं, करना आपको खुद से, ना कर पाओ तो बाढ़ में जाओ। इन तीनों का आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद जोड़ो, जोड़ने के बाद एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जब वैल्यू आ जाएगी तो यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख के एच स्क्वायर मान निकाल लेना, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू से एल निकाल लेना, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से आपको बी निकाल लेना। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, बेसिक तरीका है ये, इससे आपका कभी पेपर में पूरा सवाल नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है, तो कैसे करना पड़ेगा मेरे प्यारे? तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। देखिए, हर डायगोनल में एक लेंथ तो कॉमन है ही भाई। ये देखो, यहां भी बी आ रहा है, यहां भी बी आ रहा है। इन दोनों डायगोनल को देखो, इन दोनों डायगोनल में यहां भी हाइट एच आ रही है, यहां भी हाइट एच, देखो दोनों में कॉमन आ रही है। हर दो डायगोनल में एक लेंथ तो कॉमन है ही। देखो यहां पे भी एल आ रहा है, यहां पे भी एल आ रहा है, एक लेंथ तो कॉमन है ही। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक लेंथ तो कॉमन है ही। तो भाई हम इसको, अगर इसके आंसर इंटीजर में आ रहे हैं, इंटीजर में, तो यानी कि एल बी एच भी इंटीजर रहा होगा, लंबाई चौड़ाई हाइट भी इंटीजर रही होंगी। तो आप मुझे बताओ, तेहरे को देख के, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड का हर फेस रेक्टेंगल ही तो, अगर किसी रेक्टेंगल का डायगोनल तेहरे है तो उस रेक्टेंगल की साइड क्या हो सकती हैं? बताओ क्या हो सकती हैं तेहरे? तो तेहरे को देख के रेक्टेंगल की साइड केवल यही हो सकती है, 12 और 5। भाई यही साइड हो सकती है 12 और 5, क्योंकि 12 5 तेहरे होता है ट्रिपलेट। हो सकते ये साइड 12 हो और ये 5 हो, 12 हो और ये 5 हो मेरे दोस्तों, हो सकता है। ये मेरा अंदाजा है, बात सही नहीं है अभी तक। ये 20, भाई इन दोनों में एक ना एक तो कॉमन होगा। क्या 20 को देख के कुछ घंटी बज रही दिमाग में? आप जानते कि 3 4 5 का 4 गुना 12 16 20 भी ट्रिपलेट होता है। अगर हाइपोटीनस 20 है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 12 और 16 बन रहा हो। देखो दोनों में 12 कॉमन भी दिखाई दे रहा है, दोनों में हमें 12 कॉमन भी दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर 12 16 20 डायगोनल, 12 16 साइड है तो डायगोनल 20 बन जाएगा। अब बचा क्या मेरे दोस्तों? अब बचा ये 5 और 16। तो मेरे दोस्तों ये जो तीसरा डायगोनल है, कहीं ये 5 और 16 के कॉम्बिनेशन से तो नहीं बनना? 5 और 16 तो ये अंडर रूट डायगोनल होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 25 प्लस 256 क्या रूट 2 से 81 बन रहा है? हां जी बन रहा है, हां जी बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सही। मेरा जो अजम्पशन है वो एकदम सही है। ये होता है एग्जाम में करने का तरीका, लेकिन इसके लिए बुद्धि बहुत चाहिए। पिछले वाले के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, वो है गधों वाला तरीका, मजदूरों वाला तरीका, मजदूरों वाला। एक बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत करता है मजदूर, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे कम पैसा उसे मिलता है। एक बिल्डिंग को बनाने में सबसे कम मेहनत करता है आर्किटेक्ट, जो उसका डिजाइन तैयार करता है। आर्किटेक्ट एक रात मेहनत करता है केवल, सबसे ज्यादा पैसा वो कमाता है। आप मजदूर बनना चाहते हैं कि आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं? आपको देखना पड़ेगा। आर्किटेक्ट के पास बुद्धि है, मजदूर का काम सबसे आसान है, मजदूर कोई भी जाके मजदूरी कर लेगा, आर्किटेक्ट नहीं बन सकता कोई। ठीक है, चलो। तो यहां मैंने बिना एलबीएच माने हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से, समझ में आया? हमने इसकी क्यूबॉइड की साइड निकालनी, एक 12 है, एक 5, एक 16 है। 12 5 16 इस क्यूबॉइड की एजेस हैं और दो दो का कॉम्बिनेशन से डायगोनल बनाए गए। एक 13 आएगा, एक रूट 2 से 81 आएगा, एक 20 आएगा। समझ में आया? आपसे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एलबी। एलबी का मतलब 12 पंजे 60
प्लस HL, HL का मतलब 5 गुणा 16 80 प्लस BH, BH का मतलब 5 गुणा 16 80 प्लस HL 12 गुणा 16 192। तो 60 प्लस 80 140, 140 में 192 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 332, 332 दूनी 664। तो 664 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सही बच्चे समझ पाए, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सवाल नंबर 50, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 52 आपके सामने, बनाएंगे बच्चों, इसका क्या आंसर है, जल्दी करेंगे भाई। If the area of adjacent faces of a rectangular block are in the ratio 2:3:4 and its volume is 9000 सेंटीमीटर क्यूब, बोला है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक मतलब क्यूबॉइड, एक घनाभ ही हो गया, एक घनाभ की 3 एडजेसेंट फेसेस के जो एरिया हैं वो 2:3:4 हैं। इसका वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे बच्चों, कौन करेगा। सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, बनाएंगे। एक आयताकार ब्लॉक के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया 2:3:4 है। इसका वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। एक तो तरीका है मजदूरों वाला जो मैंने आपको समझाया एक्स मान के, ठीक है ना। एक तो तरीका है मजदूरों वाला एक्स मान के, मेरे प्यारे। मजदूर वाला तरीका समझते ही हैं आप लोग, समझते हैं कि भाई 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया हमने मान लिए, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल आ जाएगा 2x 3x और 4x ही हो गया। मैंने आपको सारे कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं, अब आप भूल गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस, 3 निकटवर्ती सतहों के क्षेत्रफल, हर कोने पे 3 रेक्टेंगल फेस मिलते हैं, उनके एरिया अगर आपको दिए तो वॉल्यूम होता है √(x, y, z). अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया आपको पता है तो वॉल्यूम √(x, y, z) होता है। यहां वॉल्यूम 9000 है, 9000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 9000 की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों क्या होगी, 9000 बराबर आएगा √(2x 2 गुणा 3 गुणा 4 2 तिया 6 चौक 24 24x3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आप यहां से x का मान निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या आप यहां से सॉल्व करके बच्चों x का मान निकाल सकते हैं, आप हमें जवाब दीजिएगा। अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 अभी, और ये 1000 है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 6 बराबर 24 गुणा x3। ये हो जाएगा भैया वॉल्यूम बराबर √(x, y, z) 2 तिया 6 चौक 24 x गुणा x गुणा x x³ हो गया। क्यूब कर लेते हैं, पर 9000 का मतलब होता है 9 गुणा 10 की पावर 3। स्क्वायर किए, स्क्वायर करेंगे तो अंडर हटेगा, 9 का स्क्वायर 81, 10 की पावर 3 का 10 की पावर 6। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर बच्चों बताओ किससे कट रहा है। ये 3 से चला जाएगा बच्चों 27 बार, और 3 से चला जाएगा 8 बार। अब दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा 3, 10 की पावर 6 का क्यूब रूट हो जाएगा 10 की पावर 2, पावर 6 का क्यूब रूट 10 की पावर 2, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, और x³ का क्यूब रूट x की पावर 3 है, तो पावर 3 से पावर 1 में जाना तो क्यूब रूट ही लोगे। तो x का मान आएगा जी 300/2 150, x का मान 150 आ गया 150। 10 का स्क्वायर 100, 300/2 150, x का मान 150 आ गया। तो तीनों एडजेसेंट फेसेस के एरिया कितने आ गए बच्चे, x का मान 150 आ गया, तो 150 दूनी 300 अभी 150 तिया 450 और 150 चौका 600। ये तीनों एडजेसेंट फेसेस के एरिया आ गए। एरिया आपसे पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। क्लियर है। तो यानी कि अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम 9000 है तो उसके तीनों एडजेसेंट फेसेस के एरिया 300, 450 और 600 होंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। सबसे छोटी भुजा, अगर आपके अंदर दिमाग होता, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, अभी नहीं है हो जाएगी 6 महीने बाद अच्छी, ठीक, विश्वास रखो मेरे पे हो जाएगी।
बस तुम मेरे साथ पढ़ते रहना, चाहे समझ में आए या ना, पढ़ते रहना, बस हो जाएगी। अब यहां पे 300, 450 और 600 तीनों एडजेसेंट फेसिस के एरिया आ गए, लेकिन ये तो पूछा नहीं है। पूछा है सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा देखो, वॉल्यूम जो होता है बेटा वो होता है LBH। वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे भाई यहां से 9000। वॉल्यूम होता है L गुणा B गुणा H 9000। ये तीन एडजेसेंट फेसिस के एरिया। एडजेसेंट फेसिस के एरिया का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? एडजेसेंट फेसिस के एरिया भैया क्यूबॉइड का हर एक फेस रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया LB, BH और HL है। ये रेक्टेंगल के तीन एडजेसेंट फेसिस होते हैं LB, BH और HL, उनके एरिया। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भाई अगर मुझे LB पता है, LB का मान 300, मैं LB का मान यहां पे रखूंगा 300, तो हाइट कितनी आ जाएगी? ध्यान सुनेगा, अगर L गुणा B 300 है तो मैं यहां पे 300 रखूंगा तो हाइट कितनी आ जाएगी? 9000 को जब 300 से भाग देंगे 30 आ जाएगी। 30 आ जाएगी, यानी कि एक साइड तो 30 आ गई। दूसरी साइड क्या है? BH का मान 450 है, 9000 को 450 से भाग देंगे एक साइड 20 आ जाएगी। HL का मान 600 है, 9000 को 600 से भाग देंगे एक साइड 15 आ गई, यानी कि एक साइड 15 है, एक साइड 20 है, एक साइड 30 है। ये नहीं पता लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कौन सी है, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकती है। यानी कि मैंने पता लगा दिया कि ये क्यूबॉइड की तीनों साइड आ गई। इनमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 15। यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 15। सभी बच्चों को समझ में आया है? ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जल्दी कर पाएंगे। आगे की तरफ सवाल बताएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो बच्चा कह रहा है शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको अपनी तीनों आंखें खोली, जैसे मैंने सवाल का शॉर्टकट समझाया ना इस सवाल का, कैसे यहां पर भी इस सवाल को आप शॉर्ट में कर सकते हो, लेकिन आपकी जो तीसरी आंख खुली होनी चाहिए। आप इतने तेज दिमाग वाले हो कि वॉल्यूम होता है 9000 बच्चे, 9000 वॉल्यूम दिया है। 9000 9000 है L गुणा B गुणा H। तीन एडजेसेंट फेसिस का एरिया 2:3:4 है। तो भाई 9000 के तीन ऐसे फैक्टर करो जो लगभग नजदीक नजदीक में हो। 9000 के तीन ऐसे टुकड़े करो जो लगभग नजदीक नजदीक में हो, कि यहां पे एरिया भी लगभग नजदीक नजदीक में है। तीन ऐसे टुकड़े करो 9000 के, तो भाई 30 सेंटीमीटर तो आनी है। 30 इंटू 300, 9000 को ऐसे लिख सकते हो 30 इंटू 300। और 300 को देख के एक ही चीज दिमाग में आती है, 15 गुणा 20। 15 गुणा 20 आती है दिमाग में, यानी कि 9000 को मैं एक तरीके से ये लिख पाऊंगा 30 गुणा 15 गुणा 20। मैंने ऑप्शन पे नजर रखी, ऑप्शन से देखा मैंने, भाई 30 गुणा 20 600 गुणा 15 9000 हो रहा है, कहीं 30 गुणा 15 गुणा 20 तो नहीं है। अगर मैं दो दो फेसेस का एरिया निकालूं, भाई 30 गुणा 15 450, 15 गुणा 20 300, 30 गुणा 20 600। अब इनका अगर मैं रेशियो लूंगा, देखो इनका रेशियो 150 से काट लो, 150 से काटूंगा 3 बार, 150 से काटूंगा 2 बार, 150 से काटूंगा 4 बार। देखो 2 3 4 आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है, हाँ जी सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई मैंने अंदाजे से ही साइड पता कर ली, लेकिन इसके लिए आपकी तीसरी आंख खुली हुई होनी चाहिए, तीसरी आंख, कि कुछ सॉल्व ना करना पड़े, उत्तर आपके पास आ जाए 15। ये प्रैक्टिस से आएगा जब आप नंबर के साथ खेलना शुरू कर दोगे। जिस दिन आप नंबर के साथ खेलना शुरू कर दोगे ना, मजाक बना दोगे नंबर्स का, उस दिन ये समझ में आएगा। अदरवाइज आज का तरीका तो वो ये मजदूरों वाला जो मैंने आपको सिखाया है, मजदूरों वाला तरीका है, ये स्मार्ट तरीका है। लेकिन ये स्मार्ट तरीका सीखने में टाइम है, अभी आज नहीं आएगा ये समझ में, समय लगेगा इसमें। ये हिट एंड ट्रायल है। नहीं राहुल कुमार, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, बहुत बेहतरीन सवाल है,
दिमाग लगाना है। बोला ए क्लोज्ड बॉक्स इज बिल्ट ऑफ वुड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। एक बंद बॉक्स है, एक समान मोटाई की लकड़ी से बना है। इसकी बाहरी डायमेंशन 12, 10 और 8 सेंटीमीटर है। भीतरी सतह का, इनर सरफेस का जो क्षेत्रफल है, भीतरी सतह का जो क्षेत्रफल है वो 376 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है बच्चों लकड़ों की मोटाई क्या है, वुड देन व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वुड, वुड की मोटाई क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव है। हालांकि मैं बेसिक भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, और मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, दोनों ही बताऊंगा। बच्चों सारे सवाल प्री लेवल हैं। इस सवाल का सोर्स क्या है, ये सवाल है सीडीएस के एग्जाम का पूछा हुआ, डिफेंस के पेपर का 2023 का है। ऐसा सवाल एसएससी में भी आया हुआ है, बैंकिंग में भी आया हुआ है ऐसा सवाल। इस सवाल में एक छोटा सा लॉजिक है, वो लॉजिक आपको पकड़ना है पहले। भाई आपके पास एक बंद बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, लकड़ी का। कैसा बॉक्स है, लकड़ी का। तो लकड़ी की भी कुछ ना कुछ मोटाई होती है ना, लकड़ी भी की तो अपने आप में कुछ ना कुछ मोटाई होती है बच्चों। पता होती है कि नहीं होती लकड़ी की मोटाई। आप बोलोगे हां जी सर। जैसे बॉक्स है, या मैं एक काम करता हूं, मैं काफी मोटा बॉक्स बना के दिखाता हूं आपको। जैसे मेरे प्यारे भाई ये बॉक्स है, अब ये जो सॉरी, जैसे मेरे प्यारे ये बॉक्स है एक, ठीक है भाई, सॉलिड है वैसे बॉक्स, ये सॉलिड है। अब ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये इतनी मोटी लकड़ी लगी हुई है, इसमें इतनी मोटी लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी लगी हुई है इतनी मोटी, सॉलिड समझिए इसको, सॉलिड बॉक्स है। अब ये लकड़ी का बॉक्स है, इसमें आप लगते हो लड्डू। आजकल मेरे से टॉपर मिलने आते हैं तो लड्डू लेके आते हैं, मिठाई। तो ऐसे ही उनके पास एक बॉक्स होता है, अंदर लड्डू रखे होते हैं। तो आप देखोगे यहां पर 2 क्यूबॉइड आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 क्यूबॉइड। एक बाहर क्यूबॉइड, देखो एक बाहर क्यूबॉइड और एक अंदर। ये अंदर भी एक आपको एक छोटा क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये अंदर एक छोटा क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है आपको। बोलो दिखाई दे रहा कि नहीं, क्लियर है। बोला है भीतरी सतह का क्षेत्रफल, बाहर का नहीं, आपको भीतर की सतह का क्षेत्रफल दिया है बच्चों 376, और इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन दी है, बाहर की डायमेंशन दी है। यानी कि जब मैं बाहर से देखता हूं तो इस क्यूबॉइड की बाहर से लंबाई बच्चे 12 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, और भाई इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी इसकी, 8 सेंटीमीटर है, बाहर से दी है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग इसका एरिया कहां से दिया, अंदर का सरफेस एरिया दिया है। अगर अंदर का सरफेस एरिया सवाल में दिया है, बोला लकड़ी की मोटाई, लकड़ी की कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, तो भैया मैंने मान लिया कि लकड़ी की मोटाई टी है। तो आपको सरफेस एरिया भी कहां का निकालना है, अंदर का। अब आप मुझे बताओ, लकड़ी की मोटाई को मैंने टी मान लिया, आपको यही लकड़ी की मोटाई निकालनी है। लॉजिकली सुनो मेरे प्यारे भी, लॉजिकली ध्यान से सुनेगा। लकड़ी की मोटाई, मुझे अंदर वाला सरफेस चाहिए, अंदर वाले सरफेस का एरिया, अंदर वाले सरफेस का। बंद है ये, बंद बॉक्स है, बंद सभी चारों तरफ से बंद है। तो भाई अगर मैंने लकड़ी की मोटाई को टी मान लिया कि माना लकड़ी की मोटाई टी है, तो आप बताओ ये लकड़ी टी मोटाई की है, ये लकड़ी भी टी मोटाई की है। तो अंदर जो आपको सतह दिखाई दे रही है, जो अंदर, आप अंदर के सरफेस पे ही तो, अंदर ही तो रखोगे लड्डू, लकड़ी में थोड़ा ना रख दोगे, ये तो लकड़ी की मोटाई है। तो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई क्या है, टी यहां से कम कर देंगे, टी यहां से कम कर देंगे, तो बच्चों क्या 12 माइनस 2t नहीं हो जाएगा ये, क्या ये 12 माइनस 2t नहीं हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। यही लॉजिक मुझे आपको समझाने, 12 माइनस 2t हो जाएगा। भाई टी मोटाई इधर से कम होगी, टी मोटाई इधर से कम होगी, तो अंदर कितनी मोटाई रह जाएगी, 12 माइनस 2t, 12 माइनस 2t। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, रह जाएगी 12 माइनस 2t। इसी तरीके से चौड़ाई की बात करूं, बाहर से चौड़ाई 10 है, भाई टी चौड़ाई, टी लकड़ी इधर से भी मोटी है, टी उधर से भी है। अब टी माइनस करेंगे, टी इधर से माइनस करेंगे, टी उधर से माइनस करेंगे, तो अंदर वाले की क्या रह जाएगी, 10 माइनस 2t नहीं रह जाएगी, 10 माइनस 2t रह जाएगी कि नहीं? टी और टी कम हो जाएगा मेरे प्यार भी, क्लियर है?
अरे बोलो, यस और नो। यानी कि जो अंदर वाला सरफेस होगा उसकी थिकनेस दोनों साइड से कम करने लकड़ी की, टी इधर से कम करेंगे, टी इधर से कम करेंगे। अगर बाहर वाले की लंबाई 12 है तो अंदर वाले की होगी 12 - 2t। बाहर वाले की चौड़ाई 10 है तो अंदर वाले की चौड़ाई होगी 10 - 2 ट्वाइस ऑफ टी। अंदर वाले की ऊंचाई होगी भाई टी हाइट, टी ऊपर से कम करोगे मोटाई, टी नीचे से कम करोगे तो 8 - 2t। तो मुझे अंदर वाले, मेरे प्यार भी, अंदर वाले क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और हाइट पता है। अंदर वाले क्यूबॉइड का भीतरी सतह का इंटरनल सरफेस एरिया आपको दिया है, इनर सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया आपको दिया है। फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत भयानक फॉर्मूला बनेगा, वहां से क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी बहुत भयानक। उस क्वाड्रिक इक्वेशन को फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वैल्यू रखेंगे, एक भयानक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा। यह है इसको करने का बेसिक तरीका। समझ में आया? एक बार और समझा दो भाई। इसमें एक बार क्यों समझाना है, ये इसका बेसिक तरीका है मेरे प्यारे भाई। अरे यार इतनी सिंपल सी बात है, क्यों नहीं समझते कि भाई अगर आपके पास एक बॉक्स है, बाहर जितनी लंबाई दिखाई दे रही है अंदर कितनी दिखाई देगी। अरे लकड़ी की मोटाई लेफ्ट से कम कर दो, राइट से कम कर दो, टी और टी 2t कम कर दो, चौड़ाई भी 2t माइनस हो जाएगी, हाइट भी 2t माइनस हो जाएगी। इसमें क्या समझना है? अरे भाई इधर से लकड़ी की मोटाई टी माइनस कर देंगे, इधर से टी माइनस करेंगे, तो अगर बाहर वाली लंबाई 12 है तो अंदर वाली 12 माइनस टी 12 माइनस ट्वाइस टी नहीं हो जाएगा? आप इसको बेसिक से करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कर लोगे लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। तो भाई हम इसको चेक करेंगे ऑप्शन से, हम इसको सॉल्व करते हैं ऑप्शन से। मैं ऑप्शन से तो करूंगा, बेसिक से नहीं करूंगा, ठीक है मेरे भाई। अंदर वाले सरफेस का एरिया 376 दिया है, 376 एक इंटीजर है, तो भाई लकड़ी की मोटाई भी इंटीजर में आनी चाहिए। अगर आपने लकड़ी की मोटाई दशमलव में ले ली, दशमलव में ले लिया, तो आप जानते हैं हो सकता है मेरे प्यारे भाई कि दशमलव में आ जाए, ठीक है भाई। नहीं वैसे तो यहां पे 0.5 का दुगना इंटीजर ही रहेगा, तो दशमलव वाले को इग्नोर करो, पहले आसान ऑप्शन चूज करो। आसान ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सबसे आसान लग रहा है? मुझे सबसे आसान, सबसे इजी ऑप्शन लग रहा है ये एक। मैंने मान लिया कि माना लकड़ी की मोटाई 1 है, सबसे इजी ऑप्शन चेक करो। इजी ऑप्शन चेक करूंगा तो पता लग जाएगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। एक सबसे आसान ऑप्शन है। अगर मैंने लकड़ी की मोटाई को 1 माना है तो अंदर वाले सरफेस की लंबाई 12 माइनस 2 10 रह जाएगी, 10 माइनस 2 8 चौड़ाई रह जाएगी, हाइट रह जाएगी 6। अगर 10 8 6 हैं तो इनर सरफेस का एरिया कितना है? ट्वाइस ऑफ एल बी 10 8 80 प्लस बी एच 8 6 48 प्लस एच एल 6 2 60। तो 80 प्लस 60 140 प्लस 48 188। 188 का डबल आ जाएगा 376, 188 का दुगुना, 188 का दुगुना 376 सेंटीमीटर सेटिस्फाई कर रहा है 376। यही आंसर है, खत्म। तो मैं इस कैलकुलेशन को पूरी ना करके ऑप्शन से चेक कर लूंगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन से करोगे तो ही आंसर आएगा, वरना इस पूरे पेपर में एक सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? चलेगा, आगे चलते हैं। एक सवाल और करेंगे ऐसा, 54 नंबर बनाओ जी। 54 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे सब लोग। एक सवाल ऐसा और करेंगे। एक पानी के टैंक की क्षमता 8360 लीटर, एक पानी का टैंक है उसकी क्षमता 8360 लीटर है। इट इज मेड अप ऑफ मेटेरियल एंड द थिकनेस ऑफ मेटेरियल, इट इज मेड अप ऑफ मेटेरियल, ये जो है एक मेटेरियल से बना है, एंड द थिकनेस ऑफ मेटल फॉर ऑल 4 वॉल्स, चारों दीवारों की जो मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, चारों दीवारों की जो मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द थिकनेस ऑफ मेटेरियल इन द बॉटम ऑफ टैंक। तो आपसे पूछा इस टैंक का जो बॉटम है, जो इस टैंक का जो फर्श है, उस फर्श की मोटाई क्या होगी। वाटर टैंक के जो डायमेंशन है वो आपको दिए हैं, यहां पे लिखना 1 साइड ओपन, 1 साइड ओपन।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग। एक पानी का टैंक है, पानी के टैंक की जो कैपेसिटी है वो 8360 लीटर है। अब पानी का टैंक बहुत मजबूत बनाया जाता है तो थोड़ी मोटाई रखी जाती है मेटल की, समझ में? पानी का टैंक जो है, ध्यान से इमेजिन करो, एक पानी का टैंक है, लोहे का बना हुआ है, लोहे की मेटल। चारों दीवारों की जो मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से समझो, मैं आपको समझाने के लिए यहां पे बना देता हूं कि इस तरीके से पानी का टैंक है, ये पानी का टैंक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। ये पानी का टैंक है, इसकी चारों दीवारों की जो मोटाई है, चारों दीवारों की जो मोटाई है वो कितनी है? वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें पानी भरते हैं, पानी आएगा 8360 लीटर। पानी कहां आएगा भाई? ये तो मेटल की मोटाई, यहां तो पानी आएगा नहीं, पानी तो अंदर वाले क्यूबॉइड में ही आएगा, यानी कि अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम 8360 लीटर है। पानी के टैंक की क्षमता 8360 लीटर है, इसका मतलब यह हुआ कि अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम 8360 लीटर। अगर इसमें पानी भरूंगा तो पानी तो अंदर वाले, भैया अंदर वाले क्यूबॉइड पे आएगा, मोटाई में थोड़ा ना पानी भरा जाएगा। इमेजिन करो कि भाई जैसे आप इस गिलास है, गिलास में पानी भरते हैं तो ये तो मोटाई है, इसमें थोड़ा ना, अंदर वाला जो खाली आपको स्पेस दिख रहा है इसी पे तो पानी भरा जाएगा। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, आपको आंसर बताना सेंटीमीटर में। बोला है टैंक की माप 3.3 मीटर, 2.6 मीटर, 1.1 मीटर है। तो 3.3 मीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 330 गुणा 260 गुणा 110, ये है मेरे दोस्तों डायमेंशन सेंटीमीटर में। ये टैंक की डायमेंशन है। चारों दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर। आप खुद बताओ, 5 सेंटीमीटर दीवार इधर से मोटी है, 5 सेंटीमीटर इधर से मोटी है, तो 5 माइनस 5, 10 माइनस करेंगे तो जो अंदर वाला जो टैंक है इसकी लंबाई क्या आएगी? 330 में से 10 माइनस करेंगे 320 आएगी कि नहीं आएगी? चारों दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, चारों दीवारों की। फर्श की मोटाई कुछ और है, चारों दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। तो भाई 5 इधर से माइनस करेंगे, 5 इधर से, दोनों तरफ से मोटाई माइनस करेंगे तो 5 और 5 10, 330 में से 10 माइनस करेंगे तो अंदर वाले क्यूबॉइड की लंबाई 320 आएगी। 320। आप बोलोगे हां जी सर। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई 5 इधर से माइनस करेंगे, 5 इधर से, तो 260 में से भी 10 माइनस करेंगे तो 250। तो अंदर वाले क्यूबॉइड की चौड़ाई 250 होगी। हाइट क्या होगी? साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तरफ से खुला टैंक है, ऊपर कोई मेटल नहीं, ऊपर से खुला है, मोटाई केवल फर्श में है, मोटाई केवल फर्श में है, ऊपर से तो खुला टैंक है, केवल फर्श में मोटाई है, फर्श में। क्लियर है? तो भैया आपको ये निकालना है कि फर्श की मोटाई क्या है, मेटेरियल की थिकनेस बॉटम में कितनी है। तो मैंने मान लिया कि मेटेरियल की बॉटम में थिकनेस टी है, फर्श की जो मोटाई है टी है। आपसे बोला है कि टैंक की जो हाइट है 110 है। टैंक की जो हाइट है मेरे दोस्तों कितनी है? टैंक की हाइट 110 है, 110। आप बताओ, मैंने मान लिया कि मोटाई, फर्श की जो मोटाई है टी है, तो यानी कि अंदर ऊपर से खुला टैंक है, ऊपर कोई मोटाई नहीं है, केवल नीचे ही है, केवल थिकनेस जो है नीचे ही है टी। तो अंदर वाले क्यूबॉइड की हाइट कितनी आएगी? अंदर वाले क्यूबॉइड की हाइट आ जाएगी 110 माइनस टी, 110 माइनस टी। आप बोलोगे हां जी सर बात को समझे, 110 माइनस टी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। और ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में ही बताना है, सब कुछ सेंटीमीटर में है। क्लियर है? टैंक की कैपेसिटी कितनी है? टैंक में कितना पानी आ सकता है? टैंक की क्षमता का मतलब, अगर हम इस टैंक में पानी भरेंगे तो 1360 लीटर पानी आएगा। 1360 लीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 8360 को लीटर में बदलना है तो 1000, सेंटीमीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप जानते बच्चों कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो लीटर को भी सेंटीमीटर क्यूब में बदल लिया, 1000 से गुणा। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है? L गुणा B गुणा H। ये 320 है, लंबाई 320 है अंदर वाले की, चौड़ाई 250 है,
हाइट है 110 माइनस टी। सवाल एक ही स्टेप का है लेकिन बुद्धि चाहिए, पर आजकल की जनरेशन में बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन बालक हैं। 250 से 1000 4 बार चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। 4 से 32 8 बार चला जाएगा, 8 बार। 8 से 836 काटेंगे तो 8 एकम 8, 0, 8 चौक 32, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 104.5, 104.5 आएगा। 110 माइनस टी के बराबर, तो टी कितना आ जाएगा भाई, टी कितना आएगा, टी उधर ये उधर, 104.5, 110 में से 104.5 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 5.5। तो थिकनेस 5.5 सेंटीमीटर आएगी और ये सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं 5.5 सेंटीमीटर। कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। एक 110 माइनस 2t नहीं होगा। 110 में से 10 क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट किया, प्लीज सवाल को पढ़ो। अगर आपके पास कोई डाउट है तो क्वेश्चन पढ़ें। चारों दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, फर्श की मोटाई 5 सेंटीमीटर नहीं है। केवल चारों दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, फर्श की मोटाई कुछ और है। यही पूछा है, फर्श की मोटाई। यह टैंक एक तरफ से खुला है, ऊपर कोई मोटाई नहीं है, ऊपर से तो खुला टैंक है, ऊपर मेटल ही नहीं लगा, केवल नीचे ही मोटाई है फर्श में। कृपया सवाल पढ़ो, सवाल यार, तुम लोग तो बिल्कुल गोबर आदमी हो यार, हद हो गई है। चारों दीवारों की मोटाई 5 है, फर्श की मोटाई नहीं पता, निकालनी है। तो मैंने माना कि फर्श की मोटाई टी है। इस टैंक की जो हाइट है 110 है, 110। ऊपर तो कोई मोटाई है ही नहीं ना, ऊपर तो मेटल ही नहीं लगा, केवल फर्श की मोटाई टी माना है। तो 110 में से फर्श की मोटाई घटाएंगे, छत तो है ही नहीं इसकी, ऊपर से खुला टैंक है, बाजू से थोड़ा ना खुला कर दोगे, बाजू से खोल दोगे तो पानी कैसे भरा जाएगा, इसलिए ऊपर से खुला होगा। 1000 आया है, 8360 लीटर है, लीटर को 1000 में सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे। 240 नहीं आएगा, 260 है, 260 में से 10 माइनस करेंगे तो 250 आता है। ये L इंटू बी इंटू एच है। 330 मीटर लंबाई, 260 मीटर, 260 सेंटीमीटर चौड़ाई, 110 सेंटीमीटर टैंक की माप है। ठीक है, चलेगा। मैं कितना भी समझाऊं तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं तुम लोगों को समझाने का, बिल्कुल राक्षस बालक हैं। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 55। बताओ हाइट ही क्यों 110 हुआ बेटा, जब भी हम लिख 8360 सवाल में दिया हुआ है मनीषा, 8360 सवाल में दिया हुआ है। कृपया करके ऐसे डाउट मत पूछा करो बेवजह के। सवाल तो एक ही स्टेप का है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। भाई 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते, लीटर में दिया हुआ था, डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा किया। 260 और 330 तो टैंक की डायमेंशन। बेटा जब हम टैंक की डायमेंशन बताते हैं तो बाहर से बताते, अंदर से नहीं बताते। आप कोई टंकी खरीदने लाओगे तो टंकी वाला उसकी नाप कहां से बताएगा, बाहर से। भाई आपकी टंकी का राउंड शेप ये है, इतनी ऊंची है, इतनी चौड़ी है। बिल्डिंग भी बाहर से नापते हैं, समझ में आया। तो ये डायमेंशन आपको दी है, लेकिन पानी जो भरा जाएगा वो तो अंदर भरा जाएगा ना, मोटी फर्श में, मोटी दीवार में तो पानी नहीं भरा जाएगा। तो डायमेंशन बाहर की दी है, मोटाई माइनस करके, मोटाई घटा घटा के आपने अंदर की डायमेंशन निकाली है। ये चित्र वित्र कुछ नहीं बनाना, ये कुछ भी नहीं बनाना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ये कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में। ये केवल इस सवाल का सॉल्यूशन ये है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। एक लाइन का सवाल है, लेकिन इस एक लाइन को लिखने के लिए बुद्धि चाहिए, जो आपके अंदर बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है नहीं। बड़ा बुरा करा भगवान ने आपके साथ, बड़ा बुरा करा भगवान ने आपके साथ, बुद्धि नहीं दी आप लोगों को। बड़ा बुरा लगता है मुझे तुम्हारे लिए।
हाइट ही क्यों 110 हुआ, 260 और 330 क्यों नहीं हुआ? प्रीतम का डाउट है। बेटा जब भी इस तरीके से लिखा जाता है ना, तो पहली चीज हमेशा लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, हाइट होती है, एक ऑर्डर में लिखी जाती हैं चीजें। किसी अनपढ़ मिस्त्री से पूछना, अनपढ़ मिस्त्री से पूछना, आप टंकी लेने जाना तो टंकी की डायमेंशन आप पूछोगे ना अनपढ़ मिस्त्री से, तो ऐसी कराएगा, भाई ये जो टंकी है 5x4x3 की है, 5x4x3 की है टंकी, तो 5x4x3 का मतलब समझ जाना कि लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, हाइट 3 है। जब भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, हमेशा हाइट होती है, यही ऑर्डर है स्टैंडर्ड। मेंस्ट्रुएशन कितने दिन चलेगा? देखो जिस हिसाब से आप लोगों की समझने की क्षमता है, मेंस्ट्रुएशन कम से कम 3 महीने में खत्म होगा। आप लोगों की समझने की क्षमता बिल्कुल जीरो है, कुछ भी तुमको समझ नहीं आता, 2 कौड़ी का दिमाग तुम लोगों में नहीं है, और आप में से ज्यादातर बच्चे पढ़ने लायक ही नहीं है, ज्यादातर, मतलब जिनको पढ़ने का कोई हक ही नहीं होना चाहिए। जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं, इस स्पीड से मेंस्ट्रुएशन होने में 2-3 महीने लग जाएंगे खत्म, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर तुमको जल्दी खत्म करना है तो एक बार में समझ जाओ, एक बार समझाए तो समझ लिया, कोई डाउट ना आना चाहिए किसी को। अब जैसे ही सवाल है, एक आयताकार धातु की सीट का आयाम 40 × 15 सेंटीमीटर है। इस सीट के हर कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए, बचे भाग को मोड़कर एक आयताकार बॉक्स बनाया गया, इस बॉक्स का आयतन क्या होगा? जल्दी कैसे कर लूंगा? जल्दी तो तभी हो सकता है जब तुम जल्दी समझो, मुझसे जल्दी करने के लिए मत करो, खुद जल्दी समझने की आदत डालो। अगर जल्दी करना चाहते हो तो जल्दी समझने की आदत डालो। एक बार मैं पढ़ाऊं, एक बार में समझ लो, मरो मत। ये कैसे यार, ये कैसा करना भूल जाओ फिर। एक आयताकार सीट है, इसकी लंबाई है 40, चौड़ाई है इसकी 15। इस सीट के हर लंबाई 40 है, चौड़ाई 15, हर किनारे से 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा गया है। एक समझो, ऐसे समझो, स्टील है, एक स्टील की शीट है, इसकी लंबाई 40 है, चौड़ाई 15। इस शीट के हर किनारे से 4 सेंटीमीटर साइज का एक स्क्वायर काटा गया, 4 सेंटीमीटर साइज का। हर चीज मैं थोड़ा ना करूंगा यार, तुमको भी तो करनी पड़ेगी, हैं? खुद की स्पीड है गधे जैसी, परफॉर्मेंस चाहते हो शेर जैसी, कैसे हो जाएगी? हर कोने से 4 सेंटीमीटर साइड का एक वर्ग काटा गया, हर कोने से, हर कोने से 4 सेंटीमीटर साइड का वर्ग काटा गया है। तो भाई ये 4 सेंटीमीटर साइड का ये वर्ग हमने काट के निकाल दिया हर कोने से। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर साइड का हमने वर्ग इस तरीके से काट के निकाल दिया अलग। ये काट के हमने ना अलग कर दिया, दिखाता हूं मैं आपको, ऐसे ये काटा और खटेक अलग कर दिया, ये काटा हमने और ये अलग कर दिया, ये काटा 4 सेंटीमीटर, ये हमने अलग कर दिया अलग, ये काटा हमने अलग कर दिया 4 सेंटीमीटर हाइट का। अब ऐसा रह जाएगा बच्चों। अब बचे भाग को हमने मोड़ दिया, ऐसे ऊपर की ओर मोड़ दो तो बॉक्स बन जाएगा। मिठाई के डब्बे बनते हुए देखें, मिठाई के डब्बे ऐसे ही बनते हैं, मिठाई के डब्बे ऐसे बनते हैं। क्या होता है, गत्ता लाते हैं, चारों कोने से ऐसे काटते हैं, फिर उसको ऊपर ऐसे मोड़ देते हैं, मिठाई का डब्बा बन जाता है, ओपन रहता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, ओपन। तो आपसे पूछा इस तरीके से जो बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स का आयतन क्या होगा? अब आप मुझे खुद बताओ। बॉक्स जो बनेगा, बॉक्स का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहां पे जो आपके पास था, ये 40 सेंटीमीटर लंबा था। जब आप इसको मोड़ दोगे, ध्यान से सुनिएगा, जब इसको ऐसे मोड़ दोगे तो 4 इधर से कम होगा, 4 इधर से, तो कितना रह जाएगा? 40 - 8 32 रह गया कि नहीं? जो बॉक्स बनेगा उसकी लंबाई 32 होगी, चौड़ाई कितनी होगी बच्चों? भाई 4 इधर से माइनस होगा, 4 इधर से माइनस होगा, तो 15, 15 में से 4 4 8 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, 7 ही तो आएगा। अभी आप इसको ऐसे मोड़ोगे तो जो चौड़ाई कितनी रहेगी? 7 ही तो रहेगी। ये 15 थी, 15 में से 4 4 माइनस कर दिया, 8 7 बचा। समझ में आया? तो 32 × 7,
कितने हाइट का बॉक्स बनेगा? आप ये बात जानते हैं कि भाई ये जो आपने स्क्वायर काटे हैं 4 सेंटीमीटर साइड के, जब आप इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ, अभी ऐसे मोड़ दो, यहां से मेरे प्यारे भाई इसको ऊपर की ओर मोड़ देंगे, यहां से ऊपर की ओर मोड़ दो, ऐसे ऊपर की ओर फोल्ड कर दो, ऐसे फोल्ड कर देंगे तो स्क्वायर की साइड 4 है, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई उठेगा। ये स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा बॉक्स बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 4, तो 32 गुणा 7 गुणा 4, ये आ जाएगा बॉक्स का वॉल्यूम। 32 गुणा 7 गुणा 4 कितना आएगा बच्चों? 32 गुणा 28, 28 मतलब अभी 840 और 56 यानी कि 896, 896 सेंटीमीटर क्यूब सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। मुझे लगता है अच्छे समझ में आया सभी को, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो मेरे प्यारे भी बनाएंगे। ये देखिए, ये सीडीएस के पेपर में आया है, यहां पे बस उल्टा पूछा है। एक आयताकार धातु की शीट है, इसकी लंबाई है 24, चौड़ाई है 18, इसके हर कोने से 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट दिया जाता है और बाकी शीट से खुला बॉक्स बनाया जाता है, खुला बॉक्स। यदि इस डिब्बे का आयतन 640 है तो एक्स का मान बताओ, एक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो धातु की शीट की लंबाई है 24, 1 सेंटीमीटर साइड के हर कोने से एक वर्ग काट दिया जाता है, तो जो बॉक्स बनेगा, बॉक्स की लंबाई क्या होगी? बॉक्स की लंबाई होगी 24 माइनस एक्स, 24 माइनस 2x। एक्स इधर से कम करेंगे, एक्स इधर से कम करेंगे, अब चित्र नहीं बनाना है। 24 माइनस 2x, चौड़ाई क्या होगी? अगर चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, आपने एक्स एक्स साइड के स्क्वायर काट लिए, तो चौड़ाई क्या रह जाएगी? 18 माइनस एक्स, 18 माइनस 2x, ये हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर साइड का आप स्क्वायर काट रहे हो हर कोने से, तो जब आप फोल्ड करोगे तो जो बॉक्स बनेगा, बॉक्स की हाइट एक्स ही तो रहेगी, मल्टीप्लाई बाई एक्स, वॉल्यूम हो गया एल गुणा बी गुणा एच, ये आ गया। अब यहां से मैं सॉल्व करके तो एक्स का मान निकालूंगा नहीं, सॉल्व करके तो मैं निकालूंगा नहीं एक्स का मान, मैं निकालूंगा ऑप्शन से। जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर देगा वो इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? 2 कर रहा है क्या? 2 अगर मैं एक्स की जगह 2 रखता हूं तो 24 माइनस 4 20, 18 माइनस 4 16 दूनी, यानी कि 2 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्स बराबर 2। 24 माइनस 2 दूनी 4 20 हो गया, 18 माइनस 4 16, 18 माइनस 2 दूनी 4, ये आपका 18 माइनस 4 14 आ जाएगा, 560। 2 पे तो नहीं कर रहा भी सेटिस्फाई, 640 तो नहीं आ रहा ना ये, नहीं 2 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 पे तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि यहां 3 है नहीं, 4 क्या 4 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, 4 करेंगे तो 24 माइनस 8 16, 18 माइनस 4 दूनी 8 10, एक्स की जगह 4, 16 चौका 64, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है सी ऑप्शन। एक्स बराबर 4 रखने पर संतुष्ट कर रहा है, ये उत्तर हो जाएगा, 4 रखने पर कर रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखो। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, हर एक टाइप में आपको करवा रहा हूं, इतनी गारंटी है, लेकिन इसके अलावा प्रीवियसर में एक भी क्वेश्चन आपको करने लायक नहीं बचेगा, सारे टाइप शीट में डले हुए हैं, ठीक है जी। अरे थोड़ा मुश्किल तो होगा आप लोगों को समझने में, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है ही। लास्ट टाइप आपके सामने, लास्ट टाइप, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, एक आप करिएगा। बताओ 57 नंबर सवाल, ये सवाल डीएसएसबी के पेपर में आया था। हितेशी आप पे डिपेंड करता है, कोर्स कितना जल्दी पूरा होगा ये पूर्णतः आप पे डिपेंड करता है। आप जल्दी पढ़ोगे, जल्दी समझोगे, डाउट कम पूछोगे, ठीक है ना। घर से पढ़ के आओगे, मुझे बार बार एक चीज को नहीं बताना पड़ेगा। आप ये कहोगे सर ये टाइप को हम खुद से कर लेंगे, आप छोड़ दो, सिलेबस जल्दी होगा। आप घर से पढ़ के नहीं आओगे, बेवजह के डाउट पूछोगे, फॉर्मूला याद नहीं होगे, एक एक सवाल में ज्यादा टाइम बर्बाद करवाओगे, हर एक सवाल को मुझसे सॉल्व करवाओगे, खुद से कुछ भी नहीं करोगे, रिवीजन भी नहीं करके आओगे, सिलेबस देर से खत्म होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं नुकसान नहीं कराना चाहता किसी का भी, मैं
पूरा बताना चाहता हूं, हर एक चैप्टर को जो भी पढ़ाऊं पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक दीवार 22 मीटर लंबी है, 9 मीटर ऊंची है, 72 सेंटीमीटर मोटी बनाई गई है। यदि दीवार का 20% हिस्सा गारे से भरा है और प्रत्येक ईंट का परिमाप 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर है, तो दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या क्या होगी? ये डीएसएसबी के पेपर में आया था। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये डीएसएसबी क्या है? डीएसएसबी है दिल्ली का शिक्षक बोर्ड। जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उनमें जो टीचर पढ़ाते हैं, उन टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम जो लिया जाता है वो डीएसएसबी करवाता है। समझ में? दिल्ली वाला। डीएसएसबी के टीचर की सैलरी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में पढ़ाने वाले 12वीं दिल्ली की स्कूल में जो 12वीं क्लास में जो टीचर पढ़ाता है उसकी सैलरी आईएएस ऑफिसर से ज्यादा है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर पढ़ाता है उसकी सैलरी भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा है, सरकारी सैलरी। दिल्ली का जो कमिश्नर है ना उससे ज्यादा सैलरी भारत दिल्ली के 10वीं स्कूल के मास्टर की है, 10वीं स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की। सीजीएल की जो सैलरी है ना, जिसको बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं कि सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कस्टम, उससे डबल सैलरी विद आधा वर्कलोड, दुगनी सैलरी और आधा काम डीएसएसबी में है। आधा काम, 7 बजे जाओ 2 बजे घर आ जाओ स्कूलों का, और दुगनी सैलरी। चलिए, उसका सवाल था ये। एक दीवार, टीचर की जॉब सबसे बढ़िया है, एग्जाम निकालना मुश्किल है, वैकेंसी कम आती हैं। जी, एक दीवार 22 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची, 72 सेंटीमीटर मोटी बनाई गई है। दीवार का 20% हिस्सा गारे से भरा है। एक ईंट की माप 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर है, तो दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे आप एक दीवार बनाते हो, दीवार बनाने में लगती हैं ईंटें, तो आप ये देखो कि दीवार बनाने में कितना वॉल्यूम, अगर मैं टोटल दीवार के वॉल्यूम को एक ईंट के आयतन से भाग दे दूंगा, एक ईंट के वॉल्यूम से भाग दे दूंगा, तो ये पता लग जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये पता लग जाएगा कितनी ईंट लगानी पड़ेंगी। भाई जब आप घर बनाते हैं तो मिस्त्री से पहले पूछ लेते हैं कि भाई ये जो तू दीवार बना रहा है इस दीवार का आयतन क्या है, मिस्त्री नाप के दे देता है। फिर आप ईंट वाले से पूछते हो भाई हमें तो इतनी मोटी दीवार बनानी है, ऐसी ऐसी, आपकी ईंट का साइज क्या? तो ईंट का साइज बताता है भाई मेरी ईंट 22 सेंटीमीटर लंबी है, 22 बाई 12 बाई 9 का मतलब क्या है? 22 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 9 सेंटीमीटर मोटी ईंट हमारी है। तो दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेंगी? तो टोटल दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाई दीवार हमको बनानी है 22 मीटर लंबी, मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलो, 2200 सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 2200 सेंटीमीटर लंबी, 900 सेंटीमीटर ऊंची, 9 मीटर का मतलब 900 सेंटीमीटर, और 72 सेंटीमीटर मोटी, इतने वॉल्यूम की दीवार बनानी है। लेकिन इस दीवार में 20% हिस्सा तो सीमेंट भरा गया है। मतलब अगर टोटल दीवार 100% वॉल्यूम है तो 100% में से 20% तो सीमेंट रोड़ी भरा गया है, यानी कि दीवार में ईंट केवल 80% हिस्से में ही लगी हैं। यह टोटल दीवार का वॉल्यूम है, लेकिन इस पूरे इतने वॉल्यूम में सारी ईंटें नहीं लगी हैं, इसके 20% हिस्से में तो गारा सीमेंट भरा गया है। यानी कि अगर 100% में से 20% हिस्सा सीमेंट भरा गया है तो ईंट केवल 80% वॉल्यूम में लगी हैं।
तो इसका 80%, 80% का मतलब होता है बेटा 0.8। 80% परसेंट का मतलब होता है 1/100। 80 को 100 से भाग देते हैं 0.8। तो यानी कि दीवार के आयतन के 80% हिस्से में ही ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, बाकी 20% तो गारा है। तो आपको यह पता लगाना होगा कि ईंट लगे कितनी वॉल्यूम में है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। तो दीवार के टोटल इतने आयतन में ईंटें लगी हैं। पूछा कितनी ईंटें दीवार को बनाने में लगेंगी। अब एक ईंट का जो माप है, एक ईंट 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी, 9 सेंटीमीटर मोटी, 22 गुणा 12 गुणा 9। तो दीवार में जो ईंटों का टोटल वॉल्यूम है उसे एक ईंट के वॉल्यूम से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए दशमलव से एक जीरो कट जाएगा, 22 से 2200 कट जाएगा 100 बार, 9 से 90 कटेगा 10 बार, 12 से 72 कट जाएगा 6 बार, तो 6 अट्टे 48 और 100 गुणा 10,000 यानी कि 48,000। तो दीवार बनाने में 48,000 ईंटें लगेंगी। ये आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। इसके अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो, इसी के साथ एक क्यूब और क्यूबॉइड पूरी तरीके से खत्म होता है। मैंने आपको क्यूब पढ़ाया, देखो क्यूब में कम सवाल थे, कम पूछे जाते हैं। क्यूबॉइड में बहुत ज्यादा वैरायटी थी, पेपर में काफी पूछा जाता है क्यूबॉइड। ठीक है जी। हाँ, 80% दीवार में ईंट लगी हैं। 80% को 80/100 लिखते हैं सृष्टि, 80/100 0.8। जी बच्चों, अब सब लोग अपनी कॉपी में अगली फिगर डालेंगे सिलेंडर। सब लोग अपनी कॉपी में अगली फिगर डालेंगे मेरे दोस्तों सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर हिंदी में इसको लिख लेंगे बेलन। सिलेंडर, बेलन, बेलन, बेलन। सिलेंडर को मेरे दोस्तों कभी कभी आप ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, राइट सर्कुलर बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सेकंड शीट है, सिलेंडर आपको पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आप मुझे बताओ कि सिलेंडर होता क्या है, व्हाट इज सिलेंडर। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, सिलेंडर वही जो इसमें आप गैस भरवाते हैं, वही एक सिलेंडर है मेरे दोस्तों। यानी कि सिलेंडर ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है। सिलेंडर ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है। सिलेंडर का बेस और टॉप दोनों ही सर्कल होते हैं। सिलेंडर का आधार भी और सिलेंडर की छत भी दोनों ही सर्कुलर होते हैं। तो मेरे दोस्तों ये आपके पास एक सिलेंडर है। समझ में आया? अरे यार, जी मेरे प्यारे भाई, जैसे बेटा ये मेरे पानी की बोतल है, ये एक सिलेंडर है। ऊपर वाला हिस्सा मत देखो, जो पानी की बोतल है हमारी एक सिलेंडर है। देखो नीचे सर्कल है और इसका ऊपर भी सर्कल है, ठीक है ना। ये मत देखो, हत्ता मत देखो इसका, ये सिलेंडर है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा। तो सिलेंडर का नीचे और ऊपर सर्कल होता है मेरे प्यारे भाई, सर्कल। ठीक है भाई, चलेगा। अब मान लेते हैं मेरे भाई इस सर्कल का सेंटर ये है, इस सर्कल का सेंटर ये है। ठीक है भाई, अगर मैं दोनों सर्कल के सेंटर को मिला दूं तो ये जो लाइन कहलाती है, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सिलेंडर की एक्सिस। एक्सिस या अक्ष, सिलेंडर की एक्सिस। समझ में आया मेरे प्यारे भाई। सिलेंडर के दो सर्कल होते हैं, नीचे भी ऊपर भी, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कहलाती एक्सिस या फिर हिंदी में कहते हैं अक्ष। क्लियर है? सिलेंडर के दोनों सर्कुलर बेसों की, दोनों वृत्ताकार आधार हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो कहलाती है सिलेंडर की हाइट या ऊंचाई h। तो सिलेंडर की मेरे दोस्तों हाइट है h। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाया हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये सिलेंडर की हाइट है मेरे दोस्तों h।
सिलेंडर के दोनों सर्कुलर बेसिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सिलेंडर की हाइट कहलाती है। ठीक है भाई। मेरे प्यारे भाई, ये सिलेंडर का जो सर्कल बेस है इसकी है मेरे दोस्तों रेडियस आर। तो ये भी मेरे दोस्तों क्या होगी, रेडियस आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप गौर से ध्यान दें तो आपको देखने पर पता चलेगा कि सिलेंडर ऊपर से नीचे तक एक जैसा है। सिलेंडर ऊपर से नीचे तक एक जैसा है, ऐसा नहीं कि कहीं से पिचक गया है या कहीं से मोटा हो गया है। इसलिए इसको कहा जाता है राइट। राइट मतलब ऊपर से नीचे तक एक जैसा, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, ऊपर से नीचे तक वृत्ताकार है। सिलेंडर तो ये भी है मेरे दोस्तों, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक अलग वृत्तक वो नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर? कोई परेशानी? तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर कोई भी फिगर, कोई भी सॉलिड चीज, अगर कोई भी सॉलिड चीज ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, कोई भी सॉलिड चीज ले लीजिए कैसी भी हो, अगर वो ऊपर से नीचे तक एक जैसी है तो उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो उसके वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये मैंने आपको समझाया है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट समझाया है बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर आपने ये समझाया है हमें। बच्चे, सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, सर्कल की रेडियस आर है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी है, एच। एच से गुणा, यानी कि सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कंसेप्ट नंबर 1, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? चलिए अब देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताया था लिटरल सरफेस एरिया, दूसरा बताया था कर्व सरफेस एरिया। दोनों का मतलब सेम ही है। जिन सॉलिड के सरफेस सपाट होते हैं, प्लेन होते हैं, ना टॉप का एरिया लेना है ना बॉटम का, केवल फ्रंट का एरिया लेना है। फ्रंट के एरिया को बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। लेकिन जिन सॉलिड के फिगर कर्व होते हैं, कर्व, जैसे भाई ये हमारा गिलास है, ये सपाट तो नहीं है, ये तो सर्कुलर शेप में, देखो एकदम वक्राकार है, ये देख रहे हो है भाई, सर्कुलर शेप में। ये प्लेन थोड़ा ना है भाई। जबकि हम इस अपनी किताब का देखें सरफेस, तो किताब का सरफेस जो है वो प्लेन है। तो जिन सॉलिड के सरफेस प्लेन होते हैं, बिल्कुल सपाट, उनको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन सिलेंडर का जो फ्रंट है वो प्लेन नहीं होता, वो तो कर्व होता है। ठीक है? तो सिलेंडर का निकाला जाता है बेटा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हिंदी में कहते हैं इसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, CS, कर्व सरफेस एरिया लिख लेंगे। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है मेरे दोस्तों, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है एरिया है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। ना तो आपको टॉप का लेना है ना आपको बॉटम का लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, 2 पाई आर एच, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई 2 पाई आर एच। ठीक है भाई, 2 पाई आर एच। समझ में आया दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने सिलेंडर है, सभी को दिखाई दे रहा है? आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये सिलेंडर है, आपके सामने मेरे दोस्तों सिलेंडर है, सिलेंडर दिखाई दे रहा है? मैंने बस सिलेंडर काट के बना दिया कागज से। आपके सामने सिलेंडर है, दिखाई दे रहा है? तो इस सिलेंडर का जो भी आपको यहां पे सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, ये पेज है, पेज का टुकड़ा, जो भी आपको सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, सफेद सफेद, बच्चों यही है कर्व सरफेस एरिया। ना टॉप का एरिया लेना ना बॉटम का, यही कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल की परिधि कितनी होती है? सर्कल की परिधि कितनी होती है बच्चों? सर्कल की परिधि कितनी होती है? परिधि मतलब ये चार ओर की बाउंड्री।
अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो सर्कल की परिधि या चारों ओर की बाउंड्री होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। अब जैसे मैंने आपके सामने सिलेंडर बनाया है, ये दिखाई दे रहा है सभी को, ये सभी को दिखाई दे रहा है सिलेंडर, सभी को सिलेंडर दिखाई दे रहा है, मस्त सिलेंडर है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सिलेंडर। तो ये जो व्हाइट व्हाइट सरफेस है, जो व्हाइट व्हाइट सरफेस है, ये है सिलेंडर का, हाँ पाइप जैसा जो है, यही है कर्व सरफेस एरिया। अब अगर मैं सिलेंडर को खोल दूं, अगर मैं सिलेंडर को खोल दूं ऐसे, तो क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं सिलेंडर को खोल दूं तो क्या बन गया? ये ऐसे था सिलेंडर, ऐसे है सिलेंडर, और इस सिलेंडर को अगर मैं खोल दूं तो क्या बन गया? ये बन गया रेक्टेंगल यानी कि आयत। यानी कि अगर इस सिलेंडर को ऐसे खोल दिया जाए, खोल दिया जाए तो एक आयत बनेगा, आयत। और जो इस आयत का एरिया होगा, जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा, वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। भाई इस सिलेंडर की हाइट h है, तो जो रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल की भी ये साइड h होगी मेरे प्यार, भी h। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ये है आपके पास सिलेंडर, सिलेंडर का बेस है सर्कल, ये नीचे है सर्कल की परिधि 2 पाई आर, ये सर्कल की परिधि है। ये जो है ना परिधि, मतलब सर्कल पे दौड़ना शुरू करो आप। अगर कोई आपके पास सर्कुलर मैदान हो, तो सर्कुलर मैदान पे जब आप दौड़ते हो तो दौड़ने पर जितनी दूरी तय करते हो, डिस्टेंस, वो होती है सर्कल की परिधि। तो जो इस सर्कुलर सिलेंडर का बेस सर्कल है, इस सर्कल की जो परिधि है, इस सर्कल की जो परिधि है, जब मैं इसको खोलता हूं, ये परिधि ही रेक्टेंगल की लंबाई बन जाती है, ये परिधि ही रेक्टेंगल की लंबाई बन जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बन जाती है। यानी कि अगर इस सर्कल की रेडियस आर है तो सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, तो यही रेक्टेंगल की लंबाई बन जाती है 2 पाई आर। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 पाई आर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, 2 पाई आर। क्लियर? अब बताओ, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 2 पाई आर गुणा h। यही कर्व सरफेस एरिया बनेगा सिलेंडर का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर h होता है। ठीक है जी, समझ में आया? ध्यान से देखेंगे ना भाई, सरफेस समझते हैं कि जिस आप इसका जितना भी कर्व सरफेस टच कर सकते हो, यह है कर्व सरफेस एरिया। अब मैं इसको खोल दूंगा तो जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वही तो कर्व सरफेस है, उसी एरिया को तो आप टच कर पा रहे थे। क्या है वो? 2 पाई आर गुणा h। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हो सकता अब। तो जैसे बॉटल है सिलेंडर, इसका ये सरफेस आप टच कर सकते हो अपने हाथों से, ये सरफेस, तो यही सरफेस को कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो रट लीजिए फॉर्मूला। अब आगे आपको समझना है मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में कहते हैं इसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसके नाम से ही क्लियर है, संपूर्ण मतलब संपूर्ण, पृष्ठ मतलब जितने भी सतह हैं, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कोई भी सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड, किसी भी सॉलिड में जितने भी सरफेस हैं, हर सरफेस के एरिया को जोड़ लो। हर किसी भी सॉलिड में जितनी भी सतह हैं, हर सतह के क्षेत्रफल को प्लस कर लो, टोटल सरफेस एरिया आता है। तो टोटल, ये सॉलिड है मेरे दोस्तों, ये जो सिलेंडर है सॉलिड लिया है, सॉलिड। तो भाई अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा। प्लस सिलेंडर में दो बेस और होते, सिलेंडर का टॉप भी है बॉटम भी है। मुझे इन दोनों सर्कल का एरिया, भाई ये भी तो सरफेस छूने के लिए टॉप और बॉटम का एरिया जोड़ना पड़ेगा, प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। यानी कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं दोनों आधारों का क्षेत्रफल, सिलेंडर के दोनों सर्कुलर बेसिस का एरिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आएगा, एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेसिस। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर अच्छी तरीके से समझ में आया है।
कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? सर बेसिक से पढ़ाइए। अखिलेश इससे बेसिक से क्या पढ़ाऊं मैं? तो अखिलेश तू एक काम कर, तू 9वीं क्लास के किसी भी स्कूल में चला जा, पूरे भारत के 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में मेंस्ट्रुएशन आती है। अगर 9वीं क्लास के किसी भी स्कूल में इतने बेसिक से सिलेंडर का फॉर्मूला बताया जा रहा हो तो तू मेरे को बता दिए कि सर इस स्कूल में बताया जा रहा है। बता। पूरे भारत के किसी भी स्कूल ने यह बताया हो कि ये टोटल सरफेस एरिया क्या चीज होती है, कर्व सरफेस एरिया क्या चीज होती है, आयतन कैसे निकलता है ना, सिलेंडर को खोल के दिखाया हो, हाइट मैंने आपको बताया, रेडियस मैंने आपको बताई, एक्सिस मैंने आपको बताई। ठीक है भाई। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब होता है कि किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते, जितने भी सतह होते, उन सब के क्षेत्रफल को जोड़ लीजिए। ठीक है जी, कोई परेशानी? तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, 2πrh प्लस। अब सिलेंडर में दो सर्कल होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है भाई साहब, दो सर्कल हैं ऐसे, एक और एक, दो सर्कल का एरिया 2πr², दो सर्कल का एरिया 2πr²। आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को समझ गए अच्छी तरीके से। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा सिलेंडर का? जवाब दीजिएगा। 2πr यहां से कॉमन आ जाएगा, 2πr यहां भी है, 2πr यहां भी है, तो 2πr कॉमन आ जाएगा। 2πr ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से h बचेगा प्लस यहां से कितना बचेगा? स्मॉल r। तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस स्मॉल r। ये सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया। 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये फॉर्मूला है। 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको समझाए और मैंने केवल फॉर्मूले लिख नहीं दिए कि ये फॉर्मूले होते हैं, मैंने हर फॉर्मूले का मीनिंग भी समझाया कि ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, क्या कैलकुलेट करता है फॉर्मूला। 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, आगे चलेंगे। ठीक है भाई, चलो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं सिलेंडर के कई सवालों में इस चीज का इस्तेमाल होता है, कई सवालों में, बार बार नहीं लिखूंगा तो इसलिए मैं इसको जो है एक बार ही बता दे रहा हूं। अगर मैं सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए कहूं तो बताओ क्या आएगा? अगर मैं किसी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए कहूं, अनुपात, तो क्या आता है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब देखो 2πr से तो 2πr कट जाएगा, तो क्या बचेगा? h बटे h प्लस r। h बटे h प्लस r। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना। तो कई बार मैं इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, आप पूछना मत सर कहां से आया, वरना वही तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो होता है h अपॉन h प्लस r। h अपॉन h प्लस r। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो है बेटा h अपॉन h प्लस r। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, जगमोहन क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले कंसेप्ट तो समझ लें दो बालकों को। नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट समझेंगे इसमें। भाई बच्चों, मैंने अभी अभी आपको लिखवाया कि सिलेंडर का आयतन, ठोस बेलन का आयतन होता है πr²h, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अभी लिखवाया कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से प्यारे बच्चे, सभी लोग प्यार से सुनेंगे। क्या इस πr²h को मैं ऐसे लिख सकता हूं, πrh गुणा r लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? πrh गुणा r लिख सकता हूं? भाई r गुणा r ही तो r² होता है, ये भी नहीं पता होगा तुम्हें, r गुणा r r² होता है।
तो आर स्क्वायर को मैंने लिख दिया आर गुणा आर। मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, सेम ही बात है। बेटा ध्यान से सुनो, मैंने 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, अपनी मर्जी से करा मैंने, अपनी मर्जी से। मैंने यहां पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 से गुणा 2 से भाग कर लो। तो अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, हमें ये बताइएगा बच्चों क्या बन गया। वॉल्यूम बराबर 1/2। ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस चीज, ये चीज क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो 2πRH है, ये है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। सर ये है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया CS से। ये R क्या है? सर आप कहोगे ये सिलेंडर की रेडियस। यानी कि बच्चों अगर किसी सवाल में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है और रेडियस दी है, तो आपको हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हो। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू R। अगर किसी सवाल में, ध्यान से सुनेगा, किसी सवाल में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है समझो, सपोज, और सिलेंडर की रेडियस दी है, तो बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे इस कंसेप्ट को नहीं जानते, वो पहले फॉर्मूला लगा के, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के सिलेंडर की हाइट निकालते हैं, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकालते, डबल मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहता हूं कि हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी सवाल में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है और सिलेंडर की रेडियस त्रिज्या दी है, तो सिलेंडर का आयतन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। डबल मेहनत से बच जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्मार्ट कंसेप्ट है, सब लोग उतार लो अपनी कॉपी में, ठीक है जी। ओके, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है। तो आज मैंने आपको सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले लिखवा दिए। जब अगली क्लास आपकी मंडे को होगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कृपया फॉर्मूलों को याद करके आना। कोई बालक ये ना कहे सर कर्व सरफेस एरिया कहां से आया, वॉल्यूम कहां से आया। जो भी पढ़ाया जाए उसे अगली क्लास में पढ़ के आया करो, तभी आप अगली क्लास को बेहतर समझ पाओगे। सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, अगली क्लास में केवल सवाल होंगे वो स्पीड से। जितनी स्पीड से मैंने आपको क्यूब क्यूबॉइड पढ़ाया है उससे डबल स्पीड से पढ़ाऊंगा सिलेंडर फास्ट, कि तभी सिलेबस हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा टाइम से। ठीक है जी, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।